डिसेंट हो जाते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन जो लाइफ होती है उसमें 35 से 37 वीक तक ये नॉर्मली डिसेंट हो जाते हैं एक बेबी के अंदर। लेकिन अगर इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बाद में भी अगर ये जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं हो रहे हैं तो अप टू, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, अप टू 1 ईयर ऑफ एज तक, 1 ईयर ऑफ एज तक भी हम इसको नॉर्मल मानते हैं कि 1 ईयर एज तक भी अगर ये टेस्टिस डिसेंट नहीं होते हैं तो भी नॉर्मल है विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन ये क्या हो सकते हैं, डिसेंट हो सकते हैं। समटाइम ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, अपने आप टेस्टिस डिसेंट हो जाते हैं। अगर ये अप टू 1 ईयर तक डिसेंट नहीं होते हैं तो उसके बाद में हमें सर्जिकल इंसिजन लगा के हमें इनको क्या करना पड़ता है, डिसेंट करवाना पड़ता है। अगर ये डिसेंट नहीं होते हैं तो बच्चे में आगे जाके इम्पोटेंसी के साथ साथ में इनफर्टिलिटी भी कॉज करवा देते हैं। तो क्रिप्टोक्रेडिज्म में एक तरह का कंजेनिटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोक्रेडिज्म। तो ये हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए न्यूबॉर्न बेबी हैज मेनली विच डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? कौन सा विटामिन है जो एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर डेफिशिएंसी रखता है? ये हम पहले की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सेकंड ऑप्शन विटामिन के, थर्ड ऑप्शन विटामिन सी एंड फोर्थ ऑप्शन विटामिन ए। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हम क्या करेंगे, लैक या डेफिशिएंसी होती है एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कौन से विटामिन की? तो देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है उसको देखते हैं। विटामिन ए नॉर्मली ये किस में कमी होती है? विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी है वो कॉज करता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विटामिन सी जो है वो स्कर्वी कॉज करता है। इसके साथ साथ में इससे वॉशरमैन डिजीज भी कहते हैं। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के हमें न्यू बॉर्न बेबी के अंदर विटामिन के का डेफिशिएंसी मिलता है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन के का सिंथेसिस है वो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा करते हैं, लेकिन बेबी की जो गट होती है वो होती है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फ्लोरा प्रेजेंट या फिर कोई भी जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से बेबी का जो गट है वो स्टेराइल रहता है, जिसकी वजह से विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पाता। विटामिन के जो होता है वो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10। ये चार क्लॉटिंग फैक्टर को वो क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। लेकिन बेबी में इस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी, इस विटामिन की कमी होती है, जिसकी वजह से 2, 7, 9 और 10 जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बेबी में जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो आता है हेमरेज। हेमरेज कॉम्प्लिकेशन आता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए बेबी के अंदर हमने विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं 1 ml एट द एज ऑफ 0 मतलब एट न्यू बॉर्न। जब बेबी का बॉर्न हुआ है उसी टाइम पे लेटरल वास्टस मसल के अंदर लगाते हैं, या वास्टस लेटरलिस मसल के अंदर हम विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो कमी होती है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट और डेयरी प्रोडक्ट, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उन लोगों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी अलग अलग कॉज करती है, अलग अलग बेरी बेरी वगैरह अलग अलग डिसऑर्डर है, वो आप न्यूट्रिशन की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे न्यूबॉर्न के अंदर कौन से विटामिन की कमी होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी होती है और हेमरेज के कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन बेबी को लगाते हैं एट बॉर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म बेबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री टर्म बेबी का मतलब है 37 वीक से पहले अगर बेबी पैदा हुआ है तो उस कंडीशन को कहते हैं प्री टर्म बेबी। तो प्री टर्म बेबीज के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन क्या है, क्या या क्या देखने को मिलेगा हमें? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइंट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा देखिए, ऑप्शन फर्स्ट ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सेकंड नेजल फ्लेरिंग, ऑप्शन थर्ड बैरल चेस्ट और ऑप्शन फोर्थ ब्रेडिप्निया। तो कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बेबी में देखने को मिलता है? चलिए, तो वन बाय वन हम इसके जो सिग्निफिकेंट साइन एंड सिम्टम आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला अगर सिग्निफिकेंट साइन देखते हैं तो वो होता है नेजल फ्लेरिंग। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि इनिशियल साइन होता है। नेजल फ्लेरिंग क्या है? इनिशियल साइन है किसका? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। सेकंड जो आता है वो है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। थर्ड जो साइन आता है वो आता है ग्रंटिंग साउंड। और फोर्थ आता है टैकिप्निया। और फिफ्थ, और इसी को साइनोसिस कहते हैं। और ये सबसे लास्ट साइन होता है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो प्री टर्म बेबी में हो रहा है उसमें साइनोसिस लास्ट सिम्टम होता है और फर्स्ट इनिशियल सिम्टम जो होता है वो नेजल फ्लेरिंग। नेजल फ्लेरिंग का मतलब है जब बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से सफर कर रहा होता है तो उसके नाक या फिर जो नेजल जो पोर्स हैं या फिर नाक के जो नथुने हैं वो क्या होते हैं? डायलेट हो जाते हैं। बेबी ऐसा लगता है जैसे स्ट्रगल कर रहा है, किसके लिए? एयर के लिए। हंगर ऑफ एयर शो करता है बेबी। सेकंड, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, जब बेबी अंदर ब्रीद इन करता है उस समय वो फोर्सफुली ब्रीद करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसकी रिब इंट्रैक्ट या फिर उसके जो चेस्ट की स्किन है उससे साफ विजिबल दिखती है। इसको इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन कहते हैं। ग्रंटिंग साउंड एक खरखराहट वाला साउंड बेबी जब रेस्पिरेशन करता है तो हमें सुनने को मिलता है। इसके साथ साथ में टेकिप्निया, जो रेस्पिरेशन रेट है बेबी की वो बढ़ जाती है, मोर देन 30 हो जाता है। और लास्ट में साइनोसिस से पहले बेबी में एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलता है। एक्रोसाइनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। ये एक्रोसाइनोसिस कंडीशन का मतलब है पहले एक्सट्रीमिटीज के अंदर पहले साइनोसिस देखने को मिलेगा, उसके बाद में ये जो साइनोसिस होता है वो स्प्रेड करता है होल बॉडी के अंदर। क्या करता है? ये स्प्रेड करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, एक्रोसाइनोसिस पहले होता है, उसके बाद में साइनोसिस को लीड करता है और ये सबसे लास्ट क्या होता है? लास्ट सिम्टम होता है। और ये सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बेबी के लिए। इमीडिएटली बेबी को रिसक्सिटेशन प्रोसेस करने का जरूरत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म बेबी, सबसे है ब्रेडिकार्डिया। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया नहीं होके टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया सिचुएशन देखने को मिलती है। सेकंड, नेजल फ्लेरिंग इनिशियली साइन सिम्टम होता है, सिग्निफिकेंट साइन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड, बैरल चेस्ट हमें बेबी में देखने को नहीं मिलेगा। बैरल चेस्ट किसका साइन किसका सिग्निफिकेंट सिम्टम है? ये क्लासिकल सिम्टम होता है एम्फाइसीमा। किसका होता है? एम्फाइसीमा का। नेक्स्ट, ब्रेडिप्निया नहीं होगा, यहां पे हमारा होगा टैकिप्निया। क्या होगा? टैकिप्निया होगा। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज नेजल फ्लेरिंग। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इनिशियली साइन सिम्टम भी पूछता तो वो भी नेजल फ्लेरिंग इसका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज बीपी ऑफ ए न्यूबॉर्न? एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी है, उसका एवरेज बीपी क्या होगा? ऑप्शन है 120/80 mm ऑफ एच जी, 75/50 mm ऑफ एच जी, 95/65 mm ऑफ एच जी और 60/40 mm ऑफ एच जी। हमने पिछली क्लास में भी 1 ईयर ऑफ एज के बेबी का बीपी डिस्कस किया था, उसी के साथ में हमने न्यूबॉर्न के बारे में भी डिस्कस किया था। तो बताएं
कौन सा होगा? चलिए वन बाय वन देखते हैं। 120/80 mm ऑफ Hg एक एडल्ट का नॉर्मल बीपी है। एक एडल्ट का क्या है? नॉर्मल बीपी। 70/50 सिग्निफिकेंट नहीं है। 90/65 जो बीपी है वो अप्रोक्स हो सकता है 1 ईयर के बेबी का क्या हो सकता है? नॉर्मल बीपी हो सकता है। और एट न्यू बॉर्न देखते हैं, न्यू बॉर्न में वैसे बुक्स के अंदर या क्राइटेरिया के अंदर दिया हुआ है कि सिस्टोलिक बीपी का क्राइटेरिया दिया हुआ है 45 से 75 mm ऑफ Hg। और डीबीपी का, डायस्टोलिक बीपी का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35 टू 55 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा 60/40 mm ऑफ Hg हमारा सही आंसर होगा। एक न्यूबॉर्न बेबी का एवरेज बीपी होता है 60/40 mm ऑफ Hg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ ए न्यूबॉर्न चिल्ड्रन इन। ऑम्फेलाइटिस क्या है? किस इन्फेक्शन को हम ऑम्फेलाइटिस बोलते हैं? बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एम्ब्लाइकल कॉर्ड, ऑप्शन सेकंड है फेरिंग्स, थर्ड है ईयर और फोर्थ है आईज। तो ये सभी को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में रिपीट हो चुका है आरआरबी में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड के इन्फेक्शन को बोलते हैं ऑम्फेलाइटिस, ऑम्फेलाइटिस बोलते हैं। फेरिंग्स के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस। और इसका साइन, फेरेंजाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन क्या है? फेरेंजाइटिस हमेशा मोस्ट ऑफ एसोसिएट करता है टॉन्सिलाइटिस के साथ। और इसका मोस्ट कॉमन अगर सिम्टम या इनिशियल सिम्टम देखें तो होता है डिस्फेजिया। ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसके साथ में एसोसिएट करें लेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस। तो लेरेंजाइटिस का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है या क्लासिकल सिम्टम होता है वो होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। आवाज का भारी हो जाता है, होर्सनेस। हाफ जब पेशेंट या पर्सन जब बात करता है तो होर्सनेस ऑफ वॉइस रहता है। इवन लेरेंजियल, लेरेंजियल कार्सिनोमा, लेरेंजियल कार्सिनोमा का भी इनिशियल साइन होर्सनेस ऑफ वॉइस ही होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चलिए ईयर के अंदर, ईयर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना और ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और आइज के अंदर मोस्ट कॉमन कंजक्टिवाइटिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑम्फेलाइटिस रिलेटेड होता है अम्बलाइकल कोड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ रहे हैं नॉर्मली धीरे धीरे। अभी आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो नॉर्सेट लेवल के होंगे और कुछ टेक्निकल जो आरआरबी के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुके हैं वो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज, कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन कॉज है जो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम करवा रहा है बच्चे में? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी के अंदर। और इसमें है फर्स्ट ऑप्शन नाइजीरिया गोनेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और कैंडिडा एल्बिकेंस। तो बच्चे के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन, वैसे करवाते ये चारों ही हैं, चारों के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर होगा नाइजीरिया गोनेरिया। नाइजीरिया गोनेरिया हमारा सही आंसर है। कैंडिडा एल्बिकेंस भी करवाता है लेकिन सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है। ये व्हाइट चीजी डिस्चार्ज करवाता है फीमेल के अंदर, व्हाइट चीजी डिस्चार्ज करवाता है। और नाइजीरिया गोनेरिया है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम का फीमेल के अंदर, ओ सॉरी जो बच्चा होता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट। गेस्टेशनल जो डायबिटीज है वो रिस्क को इंक्रीज कर देता है एक को छोड़ के। कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनकी रिस्क बढ़ा देता है गेस्टेशनल डायबिटीज? गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकता है एक को छोड़ के? तो नीचे से देखते हैं। अच्छा पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, स्मॉल फॉर डेट्स फीटस। क्या बच्चे में स्मॉल फॉर डेट कर देता है? मैक्रोसोमिया करता है, प्री मैच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ कॉज करता है, या कंजेनाइटल एनोमलीज कॉज करता है? तो कौन सी कंडीशन है जो
पर्टिकुलर गेस्टेशनल डायबिटीज कॉज नहीं करता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्सेप्ट। तो ध्यान दें, ऑप्शन डी कंजेनाइटल एनोमलीज गेस्टेशनल डायबिटीज कॉज करता है। प्री मैच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ भी कॉज करता है। बेबी क्या होगा, प्री मैच्योर या स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ का मतलब है प्रेसिपिटेट लेबर, या फिर स्टिल बर्थ के अंदर जो बेबी रहेगा सडन डेथ भी हो सकती है बेबी की स्टिल बर्थ में, और प्री मैच्योरिटी बेबी में रहेगी जिसमें लंग्स क्या नहीं रहेंगे, उसके मैच्योर नहीं रहेंगे, सरफेक्टेंट क्या नहीं रहेगा, मैच्योर नहीं रहेगा। जो एलएस रेशियो है 2:1 वाला लेसिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो है, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगा, या प्री मैच्योरिटी रहेगी। बिफोर 36 वीक बेबी क्या रहेगा, बोर्न होगा। मैक्रोसोमिया होगा, बेबी कैसा होगा, लार्ज रहेगा, मैक्रोसोमिया हेड साइज लार्ज रहेगा उसका, या फिर स्मॉल फॉर डेट्स। तो इनमें से कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, हमारा ए ऑप्शन सही है। बेबी स्मॉल फॉर डेट्स ना रह के बेबी रहेगा लार्ज फॉर डेट्स, वो लार्ज फॉर डेट रहेगा। बेबी कैसा रहेगा, स्मॉल फॉर डेट ना रह के लार्ज फॉर डेट रहेगा। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज किसका रिस्क इंक्रीज कर देता है, एक को छोड़ के, स्मॉल फॉर डेट को छोड़ के। मैक्रोसोमिया करता है, प्रीमैच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ करता है, कंजेनाइटल एनोमलीज करता है, लेकिन स्मॉल फॉर डेट नहीं करता है, उसकी जगह लार्ज फॉर डेट बेबी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेबी ऑफ डायबिटिक मदर शो ऑल एक्सेप्ट। जो डायबिटिक मदर है, एक बेबी ऑफ डायबिटिक मदर, एक बेबी है जो डायबिटिक मदर से इनबॉर्न है, वो सभी प्रकार के सिम्टम्स शो करेगा निम्न में से एक को छोड़ के। तो फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज बेबी, सेकंड है हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज, थर्ड ऑप्शन है मैक्रोसोमिया, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया। तो बताइए। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट लार्ज बेबी बिल्कुल डेफिनेटली सही है। बेबी कैसा हमें मिलेगा, लार्ज मिलेगा। तो बेबी ऑफ डायबिटिक मदर में बेबी हमें लार्ज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक्सेप्ट पूछा है। सेकंड, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज के लिए भी बेबी प्रॉन रहेगा, ज्यादा उसमें हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज देखने को मिलेगी। थर्ड, मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया भी बेबी में होगा, बेबी का जो साइज है वो बड़ा रहेगा, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी रहेगी, और लार्ज बेबी भी होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस पे ध्यान दें, बेबी में हाइपरग्लाइसीमिया ना शो होके क्या शो होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। बेबी में शो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों शो होता है, ये शो इसलिए होता है कि जब बेबी एक डायबिटिक मदर से बॉर्न होता है तो उस समय उसकी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल रहता है वो बहुत हाई रहता है। क्यों, क्योंकि उस समय बेबी में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन चल रही होती है। लेकिन जैसे ही बेबी बाहर बॉर्न हो जाता है, धीरे धीरे उसे वो ग्लूकोज मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि अभी अम्बिलिकल कॉर्ड को आपने कट कर दिया। अब वो ग्लूकोज मिलना अगर बंद होगा तो धीरे धीरे बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अभी भी इंसुलिन का लेवल क्या है बॉडी में, बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बेबी किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, बेबी में जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है ड्यू टू डायबिटिक मदर, नॉर्मल अगर हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो नॉर्मल जो ब्लड शुगर होता है एक बेबी का वो होता है फर्स्ट डे, अगर लाइफ की फर्स्ट डे देखें या फिर 24 आवर देखें हम, तो 40 टू 60 mg पर डीएल। अगर बात करते हैं आफ्टर वन डे, आफ्टर वन डे, आफ्टर वन डे अगर बात करते हैं तो होता है 50 टू 90 mm ऑफ एचजी। ये नॉर्मल ब्लड शुगर है। लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है उस दौरान विद इन 72 आवर में बेबी का जो शुगर है वो 40 mm ऑफ एचजी से नीचे चला जाता है, 40 mm ऑफ एचजी से नीचे चला जाता है। और आफ्टर 72 आवर, आफ्टर 72 आवर जो बेबी का ब्लड शुगर अगर 45 mm ऑफ एचजी से क्या हो गया, कम हो गया, ओ सॉरी एमजी पर डीएल से क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे एमजी पर डीएल आएगा, अगर mg पर डीएल से कम हो गया, 45 mg पर डीएल से कम हो गया, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में है। ये बहुत बार एम्स में पूछा जा चुका है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। अगर हाइपोग्लाइसीमिया बेबी में चेक करना है तो अगर इनिशियली 72 आवर के अंदर
बेबी का ब्लड शुगर बिलो 40 mg पर डीएल है तो वो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में आएगा। अगर आफ्टर 72 आवर हम चेक कर रहे हैं तो बिलो 45 mg पर डीएल एक पैरामीटर है, उससे कम रहेगा तो बेबी किस कंडीशन में होगा? हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में होगा। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है, अगर बेबी, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर बेबी कॉन्शियस है, अगर बेबी कॉन्शियस है तो इमीडिएट उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, इमीडिएट उसको क्या करवाना है? ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन अगर बेबी अनकॉन्शियस है, अगर बेबी अनकॉन्शियस है, ये क्वेश्चन आया है एम्स में, तो उसे D10 हम इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे 2 ml पर आवर। 2 ml पर आवर के हिसाब से उसे क्या स्टार्ट कर देंगे हम? ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, तो 2 ml पर आवर के हिसाब से हम क्या कर देंगे उसको? D10 स्टार्ट करेंगे। डेक्सट्रोस 10 का सॉल्यूशन हमें क्या कर देंगे? उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान इसमें दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं। नॉर्मल बेबी के अंदर जो बेबी डायबिटिक मदर बेबी होता है उसमें हाइपरग्लाइसीमिया ना होकर हाइपोग्लाइसीमिया रहता है। नॉर्मल अगर हम ब्लड शुगर लेवल देखें बेबी का, नॉर्मल ब्लड शुगर अगर पैरामीटर देखते हैं तो फर्स्ट डे 24 आवर के अंदर 40 to 60 mg पर डीएल होना चाहिए। आफ्टर वन डे 24 आवर के बाद में 50 to 90 mg पर डीएल होना चाहिए। अगर बेबी हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में है तो ड्यूरिंग 12 आवर के अंदर उसका बिलो 40 mg पर डीएल अगर शो हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में है। अगर आफ्टर 72 आवर हम चेक कर रहे हैं तो बिलो 45 mg पर डीएल वो बेबी किस कंडीशन में होगा? हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में होगा। इसके अलावा अगर कॉन्शियस है बेबी तो इमीडिएटली उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, नहीं करवा पा रही है मदर किसी भी कंडीशन से, तो फॉर्मूला फीड करवाना है, फॉर्मूला फीड करवाना है उसी समय। मार्केट में फॉर्मूला फीड के नाम से बहुत सारे पैकेट्स वगैरह मिलते हैं तो वो करवा सकते हैं। अगर बेबी अनकॉन्शियस है तो D10 या फिर 2 ml पर आवर के हिसाब से D10 हम उसको चलाते हैं और ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हाइपरग्लाइसीमिया बेबी को नहीं होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसके अलावा सारी कंडीशन हमें डायबिटिक जो बेबी होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन ए नियोनेट इज। मॉडरेट हाइपोथर्मिया एक बच्चे के अंदर किसे कहेंगे? ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस, 36.0 से 36.4 डिग्री सेल्सियस, या 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। बताइए। देखिए इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं। नॉर्मली हम जब पढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ में बाकी के क्वेश्चंस भी जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो बात केवल एक क्वेश्चन की नहीं होती है, उससे रिलेटेड या उसके जो पैरेलल चल रहे हैं बाकी चीजों के बाकी क्वेश्चंस को भी हम देखते रहते हैं। तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया, तो हाइपोथर्मिया को अगर हम देखें तो हाइपोथर्मिया सबसे मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर ए बर्थ। आफ्टर बेबी के बर्थ के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोथर्मिया। तो इसको प्रिवेंट करने ये प्रायोरिटी पे होता है। इसी को हम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, साइलेंट किलर भी कहते हैं, साइलेंट किलर इन बेबी, साइलेंट किलर इन बेबी। हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर इन बेबी कहते हैं। एडल्ट में साइलेंट किलर किसको कहते हैं? साइलेंट किलर एडल्ट में किसे कहते हैं? देखिए कंट्रोवर्शियल है, बहुत जगह आपको हाइपरटेंशन मिलेगा, बहुत जगह आपको डायबिटीज मेलाइटस मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम हाइपरटेंशन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है? एक तरह का साइलेंट किलर है इन एडल्ट। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल सिम्टम देख लेते हैं हाइपोथर्मिया के। हाइपोथर्मिया के इनिशियल सिम्टम, तो बेबी में अगर इनिशियल सिम्टम देखेंगे तो हैंड एंड फिट क्या रहेंगे? हमें कोल्ड नजर आएंगे। बेबी के हैंड और फिट क्या रहेंगे? कोल्ड रहेंगे। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा बेबी के अंदर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा। पुअर फीडिंग, बेबी क्या करेगा? पुअर फीडिंग करेगा। लेकिन मैंने आपको इनिशियल सिम्टम इसलिए बताया है क्योंकि लेट सिम्टम इसका मोस्ट कॉमन जो होता है, जो
बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ब्रेडिपनिया होता है, ब्रेडिपनिया होता है, लेकिन इसी के साथ में जो मोस्ट कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बेबी में क्या देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये क्यों देखने को मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से प्रॉपर बेबी ब्रीथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टैकिपनिया होता है और बेबी में अल्टीमेटली हाइपोक्सिया कॉज होता है। बेबी में क्या कॉज होता है? हाइपोक्सिया। ये हाइपोक्सिया टिश्यू लेवल पे होता है, और ये टिश्यू लेवल पे हाइपोक्सिया कॉज कर क्या करवाता है? हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया ब्लड के अंदर भी कॉज होता है, जिसके कारण टिश्यू एनारोबिक, कैसा रेस्पिरेशन करेंगे? यहां देखिए, टिश्यू कॉज जो रेस्पिरेशन करेंगे वो करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो टिश्यूज रहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जिससे फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का। और ये लैक्टिक एसिड बॉडी में बढ़ेगा और क्या कॉज करवाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन केवल यही नहीं, बाकी जगह भी बहुत पूछा गया है कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हाइपोथर्मिया कंडीशन के अंदर टैकिपनिया या फिर रेस्पिरेटरी मतलब कॉम्प्रिहेंस रहता है, कॉम्प्रोमाइज रहता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। ये हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया लीड करता है, और वो टिश्यू लेवल पे क्या करने का काम करता है? टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजन की कमी करता है, जिससे एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करवाता है। चलिए हमारे क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन नियोनेट इज, तो देखते हैं मॉडरेट। सबसे पहले नॉर्मल अगर हम टेम्परेचर देखें बेबी का, तो ऑप्शन डी हमारा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता कि नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, अगर माइल्ड के बारे में हमें पूछा जाता तो वो होता है 36 से लेके 36.4। 36 से लेके कितना होता है? 36.4। अगर मॉडरेट के बारे में पूछ रहे हैं तो 32 से 35.9 क्या रहेगा? मॉडरेट हाइपरथर्मिया। और अगर सीवियर की बात करें तो बिलो 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और ये एक तरह की क्या है? लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। वार्मर वगैरह यूज करते हैं जब बेबी हाइपोथर्मिया के अंदर जाता है, डबल ब्लैंकेट, डबल फोल्डेड ब्लैंकेट यूज करते हैं। इनिशियली ड्राई बेबी को करके हमें रैप करना होता है। तो हमारा इसमें सही आंसर जो हाइपोथर्मिया में रहेगा वो रहेगा 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीरियर fontanelle become ossified by 18 month, but it become pathological if it fail to ossify। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? द एंटीरियर fontanelle बिकम ऑसिफाइड बाय 18। क्वेश्चन ने खुद एक आंसर किया है कि जो एंटीरियर fontanelle होता है वो नॉर्मली कितने मंथ पे ऑसिफाइड हो जाता है? 18 मंथ पे। बट लेकिन इट बिकम पैथोलॉजिकल इफ इट फेल टू ऑसिफाई। अब ये कौन सी डिजीज कंडीशन होगी जिसके अंदर एंटीरियर fontanelle कौन से मंथ पे भी फेल हो जाता है? क्या होना? ऑसिफाई होना फेल हो जाता है। तो ऑप्शन है बिफोर 18 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है बिफोर 24 मंथ, थर्ड ऑप्शन है आफ्टर 18 मंथ, और फोर्थ ऑप्शन है आफ्टर 24 मंथ। तो अगर एंटीरियर fontanelle कौन से मंथ तक भी अगर ऑसिफाई नहीं होता है तो वो एक डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, बताएं। तो देखिए बिफोर 18 मंथ नॉर्मल है, अगर बिफोर 24 मंथ भी हो रहा है तो भी वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में नहीं जाएगा, कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन के अंदर जाएगा। आफ्टर 18 मंथ भी पूरा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर 24 मंथ पूरा सिग्निफिकेंट है कि अगर 24 मंथ 2 ईयर तक भी अगर बेबी का जो एंटीरियर fontanelle है, एंटीरियर ब्रैगमा जो fontanelle है, वो क्या नहीं हो पा रहा है? ऑसिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो किस कंडीशन के अंदर जाएगा? पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी यहां पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए बताएं। BFHI स्टैंड फॉर, BFHI का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव? बताएं क्या आंसर होगा। हाँ, तो क्वेश्चन पे वापस आए। BFHI स्टैंड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव? हाँ, तो काफी इजी क्वेश्चन है, सबको पता है क्या होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। 10 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, 10 पॉइंट्स होते हैं, वो हम बाद में किसी और क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये दिया गया है WHO और यूनिसेफ, WHO और यूनिसेफ ने इसको दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड और जॉइंटली बाय, किसके द्वारा जॉइंटली ये दिया गया है? तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? यूनिसेफ एंड WHO। यूनिसेफ और WHO ने, ये दोनों ने मिलके ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या किया है? लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक ना एक एप्गार स्कोर को लेके, एप्गार स्कोर को लेके, गटपाल को लेके जिसको GTPL बोलते हैं, इसके अलावा बार्डन स्केल को लेके, इसके अलावा बर्न को लेके, बर्न का भी एक स्केल है 9, रूल ऑफ 9, इसके अलावा ग्लास को कोमा स्केल को लेके, इसके अलावा पार्टोग्राफ को लेके, ये सभी एक तरह से चार्ट हैं, इनको लेके एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है एप्गार स्कोर को लेके। अच्छा, एप्गार स्कोर जो होता है वो हम बेबी के अंदर करते हैं इनिशियली 1 मिनट के अंदर और सेकंड करते हैं 5 मिनट के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है? तो मोस्ट रिलायबल 5 मिनट वाला रहता है। क्यों? क्योंकि बेबी अगर 1 मिनट में कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो 5 मिनट तक क्या हो सकता है? सेल्फ रिजॉल्व हो सकता है। तो हमें 5 मिनट का जो एप्गार होता है वो क्या करना है? मोस्ट रिलायबल करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द 1 मिनट, ये हम 1 मिनट का चेक कर रहे हैं इसमें, इसीलिए मैंने आपको बताया 1 मिनट एप्गार असेसमेंट, ए न्यू बॉर्न हैज ए हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट, स्ट्रॉन्ग क्राई, एक्रोसाइनोसिस, a minimal flexion of extremities and regular breathing with cry. A nurse would give the newborn an एप्गार score of, कितने नंबर देगी एक एप्गार स्कोर जब एक नर्स कर रही है उस बेबी को? तो ध्यान से सुने, 120 बीट पर मिनट है, स्ट्रॉन्ग क्राई है, एक्रोसाइनोस्ड है, मिनिमल फ्लेक्शन है और रेगुलर ब्रीदिंग है। तो कितना देगी? 6, 7, 8 और 9। चलिए एक चार्ट है वो आपको समझाते हैं। देखिए एप्गार स्कोर में A4 होता है अपीरियंस, अपीरियंस मतलब स्किन कलर, P मतलब पल्स रेट, हार्ट रेट रहेगा, G मतलब ग्राइमेंस मतलब रिफ्लेक्स, बेबी कितना रिफ्लेक्स कर रहा है उसको स्टिमुलेट करने के बाद, A मतलब होता है एक्टिविटी या टोन, बेबी का टोन क्या है, मसल टोन क्या है, और लास्ट में आता है R फॉर रेस्पिरेशन, बेबी का रेस्पिरेशन पैटर्न क्या है। अपीरियंस के अंदर स्किन कलर देखते हैं, अगर बेबी साइनोस्ड है तो हम उसे ओवर करते हैं 0 पॉइंट हम उसे देते हैं, क्योंकि साइनोसिस कंडीशन में बेबी का स्किन कलर बिल्कुल ब्लू कलर का रहता है। पेरिफेरल साइनोसिस या फिर हम ऑप्शन में आ सकता है एक्रोसाइनोस, एक्रोसाइनोसिस कंडीशन भी आ सकती है, तो हम बेबी को 1 पॉइंट देंगे। पिंक, अगर पिंक या फिर हेल्दी स्किन, पिंक अगर और हेल्दी स्किन का इंडिकेशन होता है 2 पॉइंट, हम बेबी को कितना पॉइंट देंगे? 2 पॉइंट देंगे। पल्स के अंदर अगर पल्स एब्सेंट है, एब्सेंट है या फिर कोई भी पल्स नहीं शो हो रहा है
कोई भी पल्स शो नहीं हो रहा है, या फिर बिल्कुल थ्रेडी और वीक पल्स शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम बेबी को 0 पॉइंट देंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो एब्सेंट पल्स करके ही आएगा। नेक्स्ट, अगर बिलो 100 है तो हम बेबी को 1 पॉइंट देंगे। अगर 100 से 140 है तो हम बेबी को कितना पॉइंट देंगे? 2 पॉइंट देंगे। वो एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। वैसे अगर इसके अलावा भी देखें तो नॉर्मल क्राइटेरिया 110 से 130 है। ग्राइमेंस, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, अगर नो इरिटेबिलिटी, नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, अगर बेबी को हमने किसी भी तरीके का कोई स्टिमुलेशन दिया है, अगर बेबी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है जो भी स्टिमुलेशन दिया है उस पर, तो हम उसको क्या देंगे? 0 पॉइंट। अगर हम उसको स्टिमुलेशन देते हैं और वो वीक क्राई करता है विद स्टिमुलेटेड, तो हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में बेबी को 1 पॉइंट देंगे। अगर क्राई व्हेन स्टिमुलेटेड, अगर हमने उसको स्टिमुलेट किया है, उस कंडीशन में बेबी अगर फुल्ली क्राई करता है तो हम उसके 2 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी और टोन। एक्टिविटी और टोन के अंदर अगर बिल्कुल भी कोई फ्लेक्शन नहीं कर रहा है, हाथ पैर का कोई फ्लेक्शन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम बेबी को 0 पॉइंट देंगे। थोड़ा बहुत फ्लेक्शन है स्टिमुलेशन पे तो हमें 1 पॉइंट देंगे। अगर फुल्ली फ्लैक्स्ड है तो हम बेबी को 2 पॉइंट देंगे। रेस्पिरेशन में अगर एपनिक है, एब्सेंट है, तो हम 0 देंगे। स्लो, इररेगुलर, वैसे अगर मैं बात करूं तो बेबी में जो रेस्पिरेशन रेट होती, रेस्पिरेशन जो पैटर्न होता है वो इररेगुलर पैटर्न ही होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया स्लो। तो स्लो अगर रहेगा, इररेगुलर, क्योंकि बेबी में स्लो नहीं रहता है, फास्ट रहता है, फास्ट विद इररेगुलर रहता है। और 2 पॉइंट अगर बेबी को हम देंगे वो स्ट्रॉन्ग क्राई पे। स्ट्रॉन्ग क्राई अगर बेबी कर रहा है मींस बेबी का रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में। अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां पे, ड्यूरिंग द 1 मिनट एबगर असेसमेंट ए न्यूबॉर्न हैज हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट, तो हमने इसका 2 पॉइंट हमें बेबी को दिया है। स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है तो हमने इसका भी हम बेबी को 2 पॉइंट दिया है। एक्रोसाइनोस है तो हमने 1 पॉइंट दिया है। एंड मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज तो हमने 1 पॉइंट दिया है। लेकिन रेगुलर ब्रीदिंग विद क्राई, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इररेगुलर आता, विद स्ट्रॉन्ग क्राई आता, तो भी हम बेबी को कितना पॉइंट देते? 2 पॉइंट देते। तो 2 पॉइंट इसका हो गया है। ये रेगुलर जो ब्रीदिंग रहता है ये क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में आता है वो आता है विद स्ट्रॉन्ग क्राई। तो यहाँ पे रेगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इररेगुलर ब्रीथिंग करता है बेबी। जब नॉर्मली अगर उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न रहता है वो इररेगुलर विद टेकिपनिया रहता है, ठीक है। मोर देन 30 उसका क्या रहेगा आपको देखने को मिलेगा, बिटवीन 20 to 30 रेस्पिरेशन रहता है। समटाइम ये 30 को भी क्रॉस करता है, वो भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे एबगर स्कोर देखेंगे 2, 4, 6 और 2, 8। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फोटोथेरेपी किसका ट्रीटमेंट है? साइनोसिस, डायरिया, जॉइंडिस या एक्जिमा? तो सबको पता है किसका है, जॉइंडिस। लेकिन हम क्वेश्चन के अलावा एक दो चीज और जानेंगे। नॉर्मल बिलोरुबिन अगर हम देखते हैं तो वो होता है 1.3 से 1 से 1.3 mg/dl। ये एडल्ट का बताया मैंने। अगर जॉइंडिस की बात करें तो मोर देन 2 mg/dl अगर एडल्ट के अंदर गया है तो हम उसको जॉइंडिस बोल देते हैं। लेकिन अगर मोर देन 5 mg/dl बच्चों में गया है, नियोनेटल जॉइंडिस वगैरह अगर इनबॉर्न में है, तो हम फिर उसे 5 mg/dl तक भी क्या बोलते हैं? जॉइंडिस बोलते हैं। ऐसा क्यों बच्चों में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में आरबीसी का जो काउंट होता है वो 5 to 8 मिलियन होता है। मतलब उनमें आरबीसी ज्यादा है तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन ज्यादा एक्सक्रीट होता है। उसकी वजह से उनमें नॉर्मल अगर 5 mg/dl तक भी रहता है तो भी हम क्या मानते हैं? उसको नॉर्मल मानते हैं जॉइंडिस में। अब जॉइंडिस जो बेबी होता है उसके अंदर 2 तरीके का होता है, मैं ग्रॉसली आपको बताऊंगा। एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। यहां से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ध्यान से सुनिए, फिजियोलॉजिकल में एक कंडीशन बता रहा हूं, पॉलीसाइथीमिया के कारण हो सकता है और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन पैथोलॉजिकल बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, लाइक एबीओ इनकम्पेबिलिटी हो सकती है, सिक्सजीपीडी हो सकता है, इसके अलावा सिक्ल सेल्स हो सकती है, इसके अलावा आरएच इनकम्पेबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से बेबी में क्या हो सकता है? पैथोलॉजिकल।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फिजियोलॉजिकल के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 5 से 15 mg पर डीएल तक रहता है, ठीक है। लेकिन पैथोलॉजिकल के अंदर ये मोर देन 20 mg पर डीएल भी क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। और उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है कर्निक टेरस। कर्निक टेरस रहता है, उस टाइम पे ब्रेन तक क्या चला जाता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जो बीबीबी को भी क्रॉस कर देता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है, बीबीबी को भी क्रॉस कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर फिजियोलॉजिकल है वो है सेल्फ रिजॉल्व, सेल्फ रिजॉल्व होता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल है वो सेल्फ रिजॉल्व नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेक्सामेथासोन वगैरह देना पड़ेगा। इसके अलावा बेबी को फोटोथेरेपी यूज करवानी पड़ेगी, है ना। इसके नॉर्मली हम फिजियोलॉजिकल में भी फोटोथेरेपी यूज करवा सकते हैं। ब्लू लाइट सबसे मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोथेरेपी के अंदर, ब्लू लाइट। और बेबी को क्या रखा जाता है, नेक्ड रखा जाता है, केवल जेनाइटल, ये क्वेश्चन भी आया है, और आई को क्या किया जाता है, कवर अप किया जाता है। और दो तरह का होता है, बोथ साइड भी करते हैं। फिजियो जो फोटोथेरेपी है वो बोथ साइड भी रहेगा और सिंगल साइड भी रहेगा, बोथ साइड भी रहता है और सिंगल साइड भी रहता है। 45 सेंटीमीटर का लेंथ रखते हैं, जो भी जो हमने लाइट दिया है उसका, ठीक है। अच्छा, ब्लू जो लाइट रहती है बस उसका एक ही ड्रॉ फैक्टर है कि अगर बेबी में साइनोसिस कोज हो रहा है, बेबी में अगर साइनोसिस कोज हो रहा है तो ब्लू लाइट होने की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से बेबी में क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं हम उसको नहीं पता कर सकते। इसलिए समटाइम ब्लू लाइट क्या है, बेबी में साइनोसिस पता करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कई बार व्हाइट लाइट भी यूज होता है, ठीक है। ये था फोटोथेरेपी के बारे में, ठीक है। तो फोटोथेरेपी जो होता है वो किस में यूज होता है, जॉइंटिस के अंदर यूज होता है, बच्चों के अंदर। जॉइंटिस क्या है, दो तरह का है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। मोर देन 5 mg पर डीएल से ऊपर होगा तो बच्चों के अंदर जॉइंटिस बोलते हैं, और एडल्ट के अंदर 2 mg पर डीएल से ऊपर ही हम क्या बोल देते हैं, जॉइंटिस बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो कर्निक्टेरिस होता है या हिपेटो। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, हिपेटो एनसिफेलोपैथी, हिपेटो एनसिफेलोपैथी ये भी कॉज करवाता है, ठीक है। अमोनिया का लेवल भी बढ़ता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर, रूल ऑफ 10 हम किसके लिए यूज करते हैं, बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लेफ्ट लिप, सेकंड ऑप्शन है इम्परफोरेटेड एनएस, थर्ड है टीईएफ, फोर्थ ऑप्शन है सीएचडी। किसके लिए हम रूल ऑफ 10 यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज के अंदर, टीईएफ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर, इम्परफोरेटेड एनएस या क्लेफ्ट लिप। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसके लिए यूज करते हैं, क्लेफ्ट लिप। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये पूछते हैं रूल ऑफ 10 के अंदर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। तो रूल ऑफ जो 10 होता है उसमें 3 पैरामीटर आते हैं। 10 एलबीएस, बेबी का क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। 10 एलबीएस क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। 10% या 10% बेबी में क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और थर्ड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 10 वीक, बेबी कितने वीक का होना चाहिए, 10 वीक। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो रूल ऑफ 10 के अंदर आते हैं क्लेफ्ट लिप सर्जरी के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है क्लेफ्ट लिप की। 10 एलबीएस बेबी का वेट होना चाहिए डिवाइडेड बाई 2.2, तो ये हमें केजी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 एलबीएस या पाउंड, ठीक है। 10% हीमोग्लोबिन होना चाहिए बेबी के अंदर, और 10 वीक, एटलीस्ट बेबी कितने वीक का होना चाहिए, 10 वीक का होना चाहिए। तो हम रूल ऑफ 10 से बेबी का क्या कर सकते हैं, क्लेफ्ट लिप का सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। चिलियोसिस इसको बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को क्या बोलते हैं, चिलियोसिस, जो कि ये रूल ऑफ 10 को फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन एट, ये सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं हमने बताया था अभी 10 वीक, 10 वीक का मतलब क्या हो गया, 2.5 वीक, एटलीस्ट बेबी कितने वीक का होना चाहिए, ओ सॉरी 2.5 मंथ, 2.5 मंथ। हमने बताया था 10 वीक, एक वीक में होते हैं, एक मंथ में होते हैं 4 वीक, तो अगर 10 वीक करेंगे तो 2.5 मंथ रहेगा।
तो बेबी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2.5 मंथ का। हमारे पास ऑप्शन है एट बर्थ, तो हम नहीं कर सकते हैं। 6 to 9 मंथ ये बहुत लेट हो जाएगा। 9 to 12 मंथ, तो हम बेबी का 9 to 12 मंथ नहीं करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 3 to 6 मंथ। एक बिल्कुल सही एज है बेबी के क्या करने का, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को करने के लिए सबसे सही एज है 3 to 6 मंथ। और एटलीस्ट अगर पूछ ले या मिनिमल पूछ ले तो 2.5 मंथ और 10 वीक अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन्यूरेसिस मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आरआरबी की लगभग सभी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एन्यूरेसिस मीन्स, तो देखिए, यूरिनेशन इन स्लीप, वॉकिंग इन स्लीप, ब्रीथलेसनेस इन स्लीप और कफिंग इन स्लीप। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम क्या कहेंगे, यूरिनेशन इज इन स्लीप, नॉक्चुरल यूरिनेशन भी बोलते हैं इसको, और इसी को क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस। वॉकिंग इन स्लीप को क्या बोलते हैं, सोमना एम्बुलिज्म। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। इसके अलावा ब्रीथलेसनेस इन स्लीप को क्या बोलते हैं, नॉक्चुरल एपनिया। और नॉक्चुरल एपनिया कितने सेकंड से ऊपर बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मोर देन 15 सेकंड्स। कुछ बुक्स में आपको मोर देन 20 सेकंड भी मिलेगा। तो मोर देन 15 सेकंड या मोर देन 20 सेकंड अगर बेबी है, नॉर्मली बेबीज में होता है, ब्रीथलेसनेस इन स्लिप रहता है या नॉक्चुरल एपनिया भी बोलते हैं, मोर देन 15 सेकंड या मोर देन 20 सेकंड, तो बेबी की कंडीशन को कहेंगे नॉक्चुरल एपनिया। और नेक्स्ट होता है कफिंग इन स्लिप, इसको भी नॉक्चुरल कफिंग कहते हैं। नॉक्चुरल कफिंग, नॉक्चुरल कफिंग का मतलब है एग्रेसिव और विग्रस कफिंग होती है ड्यूरिंग स्लिप टाइम, जो कि स्लिप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है और समटाइम चोकिंग करता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, समटाइम चोकिंग करता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कफिंग इन स्लिप। कफिंग इन स्लिप का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है कफिंग इन स्लिप का, वो होता है एक्सेसिव सलाइवेशन। जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन के कारण, एक्सेसिव सलाइवेशन के कारण कफिंग इन स्लिप बहुत बार देखा गया है। ठीक है, और कई बार कफिंग इन स्लिप एस्पिरेशन भी कॉज करवाता है, तो ये एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है। ठीक है, चलिए, एन्यूरेसिस मीन यूरिनेशन इन स्लिप। अच्छा, अगर स्टूल पास कर रहा है, स्टूल पास इन नाइट टाइम या और स्लिप, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं एनकोप्रेसिस। क्या कहेंगे, एनकोप्रेसिस कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको इस सेशन के अंदर 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप अप्रोक्सली देखें तो हम 20 क्वेश्चन ना डिस्कस करते हुए अप्रोक्स 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हर क्वेश्चन से मैंने आपको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए हैं, जो उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है या जो पर्टिकुलर हम सब्जेक्ट का ले रहे हैं, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड लगभग 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो ये लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो केवल 20 क्वेश्चन ही नहीं, बाकी के क्वेश्चंस भी हमारे यहां से क्लियर रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रॉप सिंड्रोम। जो क्रॉप सिंड्रोम है उसके अंदर कौन सी कंडीशन ऐसी है जो इन्वॉल्व नहीं होती है, बताएं। फर्स्ट है टॉन्सिलाइटिस, सेकंड है ब्रोंकाइटिस, थर्ड है एपिग्लोटाइटिस और फोर्थ है लेरिंजाइटिस। तो देखिए ध्यान से समझें, क्रॉप जो है वो 4 कंडीशन डेवलप करता है। फर्स्ट कंडीशन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। और ये जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है ये सबसे डेंजरस रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग रहता है। इसी के अलावा ये जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, इमरजेंसी ईआर ईडी इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है इसके लिए, इमरजेंसी कंडीशन होती है। क्यों, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस क्या करेगा, रेस्पिरेटरी चोकिंग करता है, जिसकी वजह से एपनिया हो जाता है।
ये है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। सेकंड कंडीशन जो होती है स्पास्मोडिक लेरेंजाइटिस, स्पास्मोडिक लेरेंजाइटिस। थर्ड जो कंडीशन रहती है वो होती है बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस, ट्रैकिया का इन्फेक्शन होता है। और फोर्थ जो कंडीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। तो हमें क्राउड में चार कंडीशन देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है बच्चे के अंदर। फर्स्ट कंडीशन होती है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, सेकंड कंडीशन होती है स्पास्मोडिक लेरेंजाइटिस, थर्ड होती है बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस और फोर्थ कंडीशन होती है लेरिंगियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। ये चारों कंडीशन अगर किसी बच्चे में होता है तो पर्टिकुलर जो सिंड्रोम होगा, देखिए ग्रुप ऑफ सिम्टम है, अब तो क्या कहलाएगा, क्राउड सिंड्रोम। इसके अंदर सबसे अगर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है तो वो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस पे पूछा गया है, वो भले नॉरसेट हो, आरआरबी हो या अलग एग्जाम, अभी रिसेंटली एसआईसी में भी पूछा है। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो होता है उसी के अंदर क्या है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है भाई। तो हमने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इन्वॉल्व इन क्राउप सिंड्रोम। तो लेरेंजाइटिस होता है, एपिग्लोटाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, देखिए लेरिंगियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी होता है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है। तो टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। विल्म्स ट्यूमर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो विल्म्स ट्यूमर होती है वो किस में होती है, लीवर, किडनी, यूट्रस और स्किन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन ये बार बार रिपीट हुआ है आरआरबी 2019, 2017 और 2014 के अंदर। विल्म्स ट्यूमर किसको अफेक्ट करती है, तो किसको करती है, किडनी। विल्म्स ट्यूमर बच्चों में होने वाला, चिल्ड्रंस में होने वाला किडनी का क्या है, किडनी का ट्यूमर है भाई। विल्म्स ट्यूमर क्या है, किडनी का ट्यूमर है जो चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर मेनली एसोसिएटेड विथ, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है वो किससे एसोसिएटेड देखने को मिलता है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है अगर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर हुआ है तो और एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ में और हमें और कौन सी कंडीशन साथ में देखने को मिल सकती है बच्चे के अंदर। फर्स्ट है एपिस्पाइडियसिस, सेकंड है हाइपोस्पाइडियसिस, थर्ड है क्रिप्टोर्किडिज्म इन अनडिसेंडेंट टेस्टिस और फोर्थ है बोथ ए एंड बी। देखिए एपिस्पाइडियसिस का मतलब है जो एबनॉर्मल यूरिथ्रा है वो अपसाइड में डोर्सल सरफेस पे, जो पीनस है उसके डोर्सल सरफेस में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग रहती है। दूसरा हाइपोस्पाइडियसिस जो है वो नीचे वाले हिस्से में या फिर वेंट्रल सरफेस पे क्या रहेगा, एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग। थर्ड क्रिप्टोकेडिज्म आपको पहले अभी समझा दिया है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर हमें और किस कंडीशन के साथ में देखने को मिलती है, तो हमारा राइट आंसर है एपिस्पाइडियसिस। किसके साथ देखने को मिलता है, एपिस्पाइडियसिस के साथ हमें देखने को मिलता है एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, चलिए ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड थे। ये सभी क्वेश्चन बार बार आरआरबी नॉर्सेट के अंदर रिपीट हुए हैं। इसके साथ साथ में जितने भी इसके इंपॉर्टेंट साथ में टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन पाते थे हमने उनके बारे में डिस्कस किया। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट एंड अदर पीडियाट्रिक्स। इसके अलावा एमएसएन, ओबीजी एंड न्यूट्रिशन, इनकी क्लासेस हमारे चैनल के अंदर रेगुलरली डाली जा रही हैं फॉर स्पेशली आरआरबी के लिए। ठीक है, तो काइंड फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।